ಮಾತಾ ಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. भारत माता की भारत माता की बेंगलुरु दक्षिण बेंगलुरु उत्तर बेंगलुरु सेंट्रल बेंगलुरु ग्रामांतर चिक्कबल्लापुर ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मंच पर विराजमान भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता श्री एस.एम. कृष्णा जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री येदियुरप्पा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मॉडर्न बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पे गौड़ा जी को मैं नमन करता हूं. बेंगलुरु के विकास के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास किया, ऐसे अपने दो सहयोगियों के मैं विशेष स्मरण करना चाहूंगा. एक मेरे बहुत निकट के मित्र, कई वर्षों की हमारी दोस्ती, वो मेरे प्यारे मित्र अनंत कुमार, और दूसरे भाई बीएन विजय कुमार. आज मैं यहां उनकी कमी महसूस कर रहा हूं. मैं उन दोनों मेरे साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं. आज रामनवमी का पवित्र त्योहार है. बेंगलुरु वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई. और कल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती भी देश मनाएगा. हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि. साथियों, बेंगलुरु ने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है. बच्चे, युवा, बुजुर्ग, आप सभी के प्यार को मैं, आपके आशीर्वाद को मैं विनम्रता से नमन करता हूं. आपका यही प्यार है
आपका यही प्यार है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की प्रेरणा देता है। आज मैं दो प्रमुख बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। एक, मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो सब आप सबके कारण कर पाया हूं, आपकी मदद के कारण कर पाया हूं। 2014 में मुझे आपने जिम्मेवारी दी, इसके कारण कर पाया हूं और इसके लिए मैं आपका आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। दूसरा, 2019 के लिए मैं फिर से आपका आशीर्वाद चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज देश में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप मुझे बताइए साथियों, जब केंद्र में कांग्रेस की महामिलावटी रिमोट सरकार थी तो बेंगलुरु में धमाके हुए थे या नहीं? बम धमाके हुए थे कि नहीं हुए थे? बेंगलुरु सहित पूरा देश आतंकी हमले के साए में जीने के लिए मजबूर था कि नहीं था? भाइयों बहनों, चौकीदार के 5 वर्ष की चौकीदारी में कोई बड़ा धमाका हुआ क्या? 5 वर्ष पहले तक जिनको रोक पाना नामुमकिन लगता था, उसको मुमकिन किसने किया? किसने मुमकिन किया? किसने बनाया? जी नहीं। बेंगलुरु के लोगों का जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ है वो आपके एक वोट ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। ये आपके वोट की ताकत है कि बेंगलुरु में कोई बड़ा बम धमाका नहीं हो पाया। आपने एक मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये उसी का परिणाम है, वरना यहां एक मिलावटी सरकार चलती, आपने देखा क्या हाल हो गया। किसी ने सोचा था कि देखते ही देखते कर्नाटक की ये दुर्दशा कर देंगे? सोचा था आपने? बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? और कारण क्या? आपकी एक छोटी सी कमी, बेंगलुरु के नागरिकों की, कर्नाटका के नागरिकों की एक छोटी सी कमी ने ऐसे लोगों को दोबारा बिठा दिया। आपके सपने आज सवालिया निशान बन गए। भाइयों बहनों, हर धमाके के बाद बेंगलुरु के, कर्नाटका के, देश की हर गली चौपाल पर, रेल में, बस में, दुकान में एक चर्चा बहुत होती थी। लोग एक दूसरे से सवाल करते थे कि अमेरिका घुसकर मारता है, इजराइल घुसकर मारता है, लेकिन भारत क्यों नहीं कर पाता? कौन है जो भारत को रोकता है? बताइए, ऐसी बातें होती थी कि नहीं होती थी? लंच ब्रेक में, ऑफिस ब्रेक में
ये चर्चाएं होती थी कि नहीं होती थी? अब नया हिंदुस्तान घुस करके मारने लगा। आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ, आपका सीना चौड़ा हुआ, दुनिया में देश का माथा ऊंचा हुआ, लेकिन कांग्रेस और उनके राग दरबारियों को, ये मिलावटी लोगों को बुरा लगा। उनकी नींद हराम हो गई और वो तो मोदी को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। साथियों, कांग्रेस धमाके होते थे, देश के अलग अलग कोने में होते थे, लगातार होते थे, लेकिन धमाके के बाद कांग्रेस क्या करती थी? क्या करती थी? अपने गृह मंत्री को बदल देती थी, होम मिनिस्टर को बदल देती थी और खुद सारा मटका किसी एक पर फोड़ करके चुप होकर के बैठ जाते थे। लेकिन मोदी गृह मंत्री नहीं बदलता है, मोदी तौर तरीके बदलता है। लेकिन आपके इस चौकीदार ने आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का कड़ा फैसला लिया। भारत की ये नई रीति और नई नीति कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। साथियों, भारत ने स्पेस में सैटेलाइट को हिट करने की अपनी कैपेबिलिटी का टेस्ट किया और ताकत देखिए, प्रति सेकंड 10 किलोमीटर से सैटेलाइट घूम रहा था और प्रति सेकंड 10 किलोमीटर से हमारी मिसाइल जा रही थी और एक बिल्कुल 3 मिनट के भीतर भीतर हमने निशाना पार कर दिया भाइयों। भारत ये काम करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इसका गर्व न हो? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे वैज्ञानिकों के प्रति आदर हुआ कि ना हुआ? मोदी के निर्णय पर आपको भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? ये भी कांग्रेस को पसंद नहीं आया। उनके पेट में दर्द होने लगा कि चुनाव घोषित होने के बाद मोदी ने क्यों किया। किया तो किया, लेकिन टीवी पे आकर के देश को बताया क्यों, दुनिया को बताया क्यों? भाइयों बहनों, ऐसी नकारात्मकता कभी देश का भला कर सकती है? भला कर सकती है? कभी देश का भला कर सकती है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने पहले टेस्ट नहीं कराया था क्योंकि वो सीक्रेट रखना चाहते थे। अरे सीक्रेट रखने की यही इनकी अप्रोच थी कि क्षमता होते हुए भी भारत टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया। आज ये हिम्मत मोदी ने दिखाई, दुनिया भारत का लोहा मानने लगा। और ये देखिए भाइयों, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने सैटेलाइट को मार गिराया और पूरी दुनिया हमारे पक्ष में रही। रही कि नहीं रही?
दुनिया ने हमारा साथ दिया कि नहीं दिया? अरे एक जमाना था जब ऐसी कोई बात होती थी, स्ट्राइक तो नहीं होती थी, लेकिन कोई बयान हो जाए तो रशिया हमारे साथ होता था और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज क्या स्थिति है? अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पारी दुनिया हमारे साथ होती है। ये हिंदुस्तान की ताकत है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान की सफलता है कि नहीं है? हिंदुस्तान ने दुनिया को अपना जलवा दिखा दिया कि नहीं दिखाया? आपको लगता होगा कि कांग्रेस का प्रोसेसर धीमा है, लेकिन उनका तो सॉफ्टवेयर ही करप्ट है। इनका प्रोसेसर तभी तेज चलता है जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करना हो, देश के वीर जवानों का मनोबल तोड़ना हो। साथियों, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में, मालूम है ना ढकोसला पत्र? कांग्रेस वाले उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। कांग्रेस वाले जिनको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो दरअसल कांग्रेस का ढकोसला पत्र है। और ढकोसला पत्र में कांग्रेस ने कहा है, अगर दिल्ली में सरकार बनी, अब सपने देखने के लिए तो कौन मना कर सकता है, लेकिन सरकार बनाने का वो सपना देखे, ये तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 4 पीढ़ी की सल्तनत को एक चाय वाले ने चुरा लिया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वो क्या कहते हैं अपने ढकोसला पत्र में, और देशवासियों ने इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये देश के भविष्य का मुद्दा है, आपके भविष्य का मुद्दा है, आपके संतानों के भविष्य का मुद्दा है। इसको हम लाइट नहीं ले सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने ढकोसला पत्र में कहा है कि अगर दिल्ली में सरकार बनी तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा है कि आफ्का का जो कानून है, AFSPA, जो आफ्का का कानून है, जिस कानून से हमारे देश के वीर जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को एक विशेष अधिकार मिलता है, ये इतने किस दिशा में जा रहे हैं? उन्होंने ढकोसला पत्र में लिखा है कि वो आएंगे तो हमारे जवानों को जो विशेष अधिकार इस कानून से मिलता है उसको हटाएंगे। आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जिस जम्मू कश्मीर के लिए हजारों जवान शहीद हो गए, अब आप देश के जवानों को निहत्थे करना चाहते हो, असहाय करना चाहते हो। उन्होंने दूसरी बात कही, एग्जैक्टली वही कहा जो पाकिस्तान कहता है, शब्दशः पाकिस्तान जैसी भाषा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार आएगी तो वे जम्मू कश्मीर से सेना को भी हटाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है?
आप कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? ये पंडित नेहरू कश्मीर से आग के बीज बो करके गए, आज भी देश भुगत रहा है। अब कहते हैं वहां से सेना हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर का एक नेता बोल रहा है हिंदुस्तान में 2 प्रधान चाहिए, 2 प्रधानमंत्री चाहिए। एक दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ प्रधानमंत्री। क्या आपको ये मंजूर है भाई? क्या इस देश में 2 प्रधान होने चाहिए? इनका कानून हटाने की बात, इनकी मिलिट्री हटाने की बात और इनके मिलावटी साथियों की दूसरा प्रधान बनाने की बात, ये तीनों को जोड़ करके देखें तो ये कांग्रेस कश्मीर को बचाना चाहती है क्या? क्या आप कश्मीर को जाने देंगे? जिस धरती पर हमारे जवानों का खून बहा है उसको जाने देंगे क्या? अरे कर्नाटका के मेरे नौजवानों ने भी कश्मीर की धरती पर बलिदान दिए हैं। भाइयों बहनों, जवानों को पत्थर मारने वालों को खुली छूट मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एक और वादा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो देशद्रोह का कानून भी हटा देगी। आप मुझे बताइए, हमारे कश्मीर को बचाने के लिए, वहां के नागरिकों की रक्षा करने के लिए हमारे जो जवान तैनात है, कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कर्नाटका का है, कोई गोवा का है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है, पूरे देश के जवान हैं। उन पर पाकिस्तान से पैसों से पलने वाली एक टोली पत्थर फेंके, क्या ये देशद्रोह है कि नहीं है? आतंकवादियों को मारने के लिए जा रहे हैं और ये पत्थर मार के आतंकवादियों को भगा करके ले जाना चाहते हैं, ये देशद्रोह है कि नहीं है? क्या ऐसे देशद्रोहियों के लिए कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी उस कानून को हटाना चाहती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करेंगे? उनके साथियों को स्वीकार करेंगे? भाइयों बहनों, जो पाकिस्तान से पैसे लेकर जो लोग साजिश रचते हैं, उनसे कांग्रेस बिना शर्त बात करेगी, ऐसी घोषणा की है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान भी ऐसा ही कहता है कि मेरे साथ बिना शर्त बात करो। कांग्रेस भी कहती है बिना शर्त बात करेंगे। क्या ये वादे कांग्रेस देश से कर रही है? ऐसी सोच वाली कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं क्या? इस चुनाव में कांग्रेस को ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, और उनको और उनके साथियों को भी जमानत नहीं बचनी चाहिए। दोस्तों, जमानत नहीं बचनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं और जिनको लोकसभा के चुनाव में पहली बार वोट देने का हक मिला है, मैं ऐसे कर्नाटका के और बेंगलुरु के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, ऐसी कांग्रेस और उसके साथियों पर क्या मेरे नौजवान भरोसा कर सकते हैं? क्या आपका भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में दे सकते हो? क्या आपकी जिंदगी को तबाह करने का हक इन लोगों को दे सकते हो? भाई और बहनों, देश के गौरव को बढ़ाने के वालों,
देश की रक्षा करने वालों की कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की है। सोचिए, आजादी के इतने वर्षों बाद तक देश में शहीदों की याद में हमारे देश के जवान 70 साल से मांग कर रहे थे कि देश की सेना के जवानों ने इतना बलिदान दिया है, एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल हो गया, अपने परिवार वालों की तो कितनी समाधियां बना दी, अपने परिवार के कितने स्मारक बना दिए, अपने परिवार नाम पर कितनी संपत्तियां कर दी, लेकिन वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। क्या यह सेना का अपमान है कि नहीं है? वीर शहीदों का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, आज मैं नम्रतापूर्वक आपसे कहने आया हूं, 5 साल के भीतर भीतर मोदी ने बड़ी श्रद्धा और समर्पण भाव से आज दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बना दिया। और मैं कर्नाटका के नागरिकों से भी कहूंगा कि जब भी दिल्ली जाए, कुछ समय उस वॉर मेमोरियल में जरूर जाइए। वीर जवानों के इस शहादत को नमन करके आइए। दशकों तक हमारे फौजी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन भी उनको देने से मना कर दिया। भाइयों बहनों, 40 साल से मेरे सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस बात को भी नहीं माना। ये मोदी सरकार आई तब जाकर के भाइयों बहनों 1 रैंक 1 पेंशन संभव हुआ। और इसलिए मैं आज आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा, आजकल हमें कह रहे हैं कि आप सेना के लिए क्यों कुछ बोलते हो। जैसे केरल में उन्होंने फरमान जारी किया है, कोई भगवान अयप्पा का नाम नहीं देगा, कोई शबरीमाला नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो केरल में जेल में ठूस दिया जाएगा। एक कांग्रेस वाले आजकल मुझे कह रहे हैं कि मोदी सेना का नाम नहीं लेगा। भाइयों बहनों, अगर सेना को 1 रैंक 1 पेंशन दिया है तो इस सेना का गौरवगान मोदी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है तो मोदी के उसका गौरवगान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, 10 साल पहले हमारे वीर जवानों ने कांग्रेस से मांग की थी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए। बुलेट प्रूफ जैकेट, क्या देश के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना दुश्मनों की गोलियां खाए? ये आपको मंजूर है क्या? क्या देश इतना आर्थिक रूप से कंगाल हो गया कि आप अपने परिवार के लिए तो स्मारक बनाने के लिए अरबों खरबों खर्च कर देते हो, लेकिन सेना के जवानों के लिए आपने बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया? भाइयों बहनों, हम आए, हमने 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट का ऑर्डर दिया। भाइयों और बहनों, देश सुरक्षित रहेगा जब डर भय से देश दूर रहेगा, तभी विकास हो पाएगा, तभी बिजनेस फल फूल पाएगा, तभी सपने साकार होंगे। पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों में हम गुलामी और सरकारों की गुलाम मानसिकता के कारण पिछड़ गए थे, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति
यानी डिजिटल क्रांति का नेतृत्व भारत करे, इसकी नींव हमने बीते 5 वर्षों में रखी है। आज 100 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास फीचर फोन और करोड़ों स्मार्टफोन की शक्ति है। ये डिजिटल इंडिया है। 60 महीने में ही इंटरनेट के यूजर 6 करोड़ से करीब 50 करोड़ हो गए हैं। ये डिजिटल इंडिया है। 5 वर्ष पहले जो डेटा 300 रुपये जीबी था, वो आज प्रति जीबी 10-11 रुपये से भी कम है। ये मोदी का डिजिटल इंडिया है। 2014 से पहले भारत सिर्फ विदेशी क्रेडिट और डेबिट कार्ड उसी फैसिलिटी पर निर्भर था। आज हमारे देश का रुपे कार्ड और भीम ऐप जैसे प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया की ताकत दिखा रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया है। और हमारा रुपे कार्ड, हमारा भीम ऐप अब तो सिंगापुर में भी चलता है भाइयों। पिछले 2.5 साल में ही डिजिटल लेन देन की संख्या देश में अनेक गुना बढ़ी है। ये अब जरा कांग्रेस के दौर को भी जरा याद करिए। याद कराऊं क्या? आपको याद कराऊं कि आपको याद है 2013-14 के जरा अखबार क्या होते थे, टीवी पे क्या आता था, देख लो। आए दिन 2G में 2.25 लाख करोड़ का घोटाला, 3G ठीक से लॉन्च नहीं हुआ और 4G की बातें करते करते विदाई हो गए। नई टेक्नोलॉजी थी। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2011 में कांग्रेस सरकार देश के गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना शुरू किया और उन्होंने वादा किया था 2 साल में काम पूरा करेंगे। वादा किया था 2014 तक। अब हैरान हो जाएंगे, 2014 जब हम आए तब तक कांग्रेस सिर्फ 59 गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा पाई। उनके मंत्रियों की संख्या इससे ज्यादा थी। इसी काम पर 2014 के बाद हमारी सरकार ने काम आगे बढ़ाया। सिर्फ 5 साल में, आप याद रखिए, सिर्फ 5 साल में हम करीब करीब 1.25 लाख पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, लेकिन काम करने का तरीका मोदी का है। हमने तरीका बदल दिया है। भाइयों और बहनों, उन्होंने 60 वर्ष में ईज ऑफ लूट इसी को प्रमोट किया। हमने 60 महीने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने फोकस किया और अब हमारी ताकत लगी है ईज ऑफ लिविंग। सामान्य मानवीय की जिंदगी सरल होना, इस सपनों को लेकर के चल रहे हैं। आज भारत स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। बेंगलुरु का बहुत बड़ा योगदान है, गर्व कीजिए दोस्तों।
मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के पास देश को लेकर कोई विजन नहीं है। आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि जो खुद टैक्स चोरी के आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जो धोखाधड़ी के मामले में बेल पर है, जमानत पर है, ये लोग मिडिल क्लास को स्वार्थी बता रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम है ना कांग्रेस के कौन नेता जमानत पे हैं? मालूम है? ऐसे भूलोगे तो नहीं चलेगा। कौन है जो जमानत पे है? जो जमानत पर है उन पे भरोसा कर सकते हो? कर सकते हो? कोर्ट ने जब माना होगा कि मामला गंभीर है, तभी तो जमानत की नौबत आई होगी ना। तभी तो आई होगी ना। जिसने कांग्रेस पर इतने वर्षों तक भरोसा किया, देश को डुबो दिया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमारा मिडिल क्लास उसको खुले आम ये गाली दे रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि मिडिल क्लास सेल्फिश है, स्वार्थी है। जिस कांग्रेस पर इतने वर्षों तक मिडिल क्लास ने भरोसा किया, प्यार दिया, उसी पर आज कांग्रेस टैक्स का बोझ डालने की बात कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हैं। वो अपनी वोट बैंक मिडिल क्लास परिवारों पर आकर के टैक्स डालेंगे और ये भी कहते हैं अगर मिडिल क्लास टैक्स देता है तो क्या नई चीज करता है। ये भाषा आपको मंजूर है भाई? ये मिडिल क्लास का अपमान आपको मंजूर है? अरे कांग्रेस के नामदारों, सरकारें सिर्फ टैक्स बढ़ाने से नहीं चलती, मध्यम वर्ग को लूटने से नहीं चलती, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके नहीं चलती है। अरे सरकार चलती है नियत से, पाई पाई का खर्च सही हो, चोरी न हो, लूट न हो, तब चलती है। जब पाई पाई का सही इस्तेमाल होता है तो टैक्स बढ़ाए बिना 2 गुनी रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जब पाई पाई का सही उपयोग होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना बेंगलुरु सहित देश के 15 शहरों में मेट्रो जैसी व्यवस्था तैयार होती है। जब पाई पाई का सही इस्तेमाल होता है तब टैक्स बढ़ाए बिना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम, गरीब को 5 लाख रुपए देने वाली आयुष्मान भारत योजना चलती है। जब पाई पाई का सही उपयोग होता है तब 10 करोड़ से अधिक टॉयलेट बनते हैं। जब पाई पाई का सही इस्तेमाल होता है तब 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे जमा होते हैं। साथियों, मिडिल क्लास के इसी कंट्रीब्यूशन को समझते हुए ही हमारी सरकार ने इस बजट में 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। ये कांग्रेस के बस का काम नहीं था जी। कांग्रेस के नेता तो कहते थे 1 रुपया निकलता है 85 पैसे जाता है। ये कांग्रेस का पंजा है जो 1 रुपये में से 85 पैसे हड़प लेता है और इसलिए पाई पाई के हिसाब वाला गणित उसको समझ नहीं आता है। साथियों,
मिडिल क्लास से कांग्रेस की विशेष दुश्मनी है। इसलिए जब कांग्रेस आती है, महंगाई लेकर के आती है। याद कीजिए 2014 का चुनाव, क्या खबरें रहती थी, भाषण क्या रहते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी महंगाई 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 बोलते थे कि नहीं बोलती थी। उस समय याद कीजिए 200 रुपये किलो तक दाल खाने को देश का मध्य वर्ग मजबूर हुआ था। प्याज और टमाटर अक्सर 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते थे और पैसा किसान को नहीं मिलता था, इनके चेले चपाटों को मिलता था, इनके बिचौलियों को मिलता था। भाइयों बहनों, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की है, डीबीटी। कांग्रेस भी डीबीटी चलाती थी। हमारी डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका मतलब है डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। कांग्रेस के शासन में 10% की दर से महंगाई बढ़ रही थी, जिसको हमने कम करते करते 4% से नीचे रखा है। भाइयों, अगर कांग्रेस के जमाने वाली महंगाई वैसी ही चलती ना, तो आज मध्यम वर्ग के परिवार की थाली का बजट बिगड़ जाता, किचन का बजट बिगड़ जाता। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना के तहत पहली बार मिडिल क्लास के लिए होम लोन में छूट दी। आज तक कभी कांग्रेस ने यह सोचा नहीं था। आज मिडिल क्लास को होम लोन पर 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो रही है। एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याज लगभग 15% था, वो आज हमने कम करके 11 पर ले आए हैं। इतना ही नहीं, दवाइयां सस्ती की गई हैं। हार्ट और नी सर्जरी 70-80% तक सस्ते हुए हैं और इसके लिए मैं मेरे मित्र अनंत कुमार को भी बधाई दूंगा, क्रेडिट दूंगा। वो पूरी लगन से इस काम को मेरे मंत्रिपरिषद में कर रहे थे। यानी स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बहुत कम हुआ है। साथियों, देश का ईमानदार करदाता पढ़ाई के बेहतर संस्थान चाहता है, उचित मूल्य पर घर चाहता है, अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं चाहता है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। बीते 5.5 वर्षों में इस काम पर हमने बल दिया है, गति लाए हैं। हम बहुत ईमानदारी से अपने प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां कर्नाटका में क्या चल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। एक तो यहां सीएम कौन है, इस पर भी भ्रम है। ऊपर से सुपर सीएम अलग और रिमोट कंट्रोल वाले सीएम अलग। पहले जो मिस्टर 10% था, अब वो 20%, 30% हो चुका है। जब इनकम टैक्स वाले इनसे जवाब मांगते हैं, यहां कोई भी नागरिक, मुझे बताइए, इनकम टैक्स वाला आपके यहां आएगा तो आप उसको अपनी सारी चीजें दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? कानून का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कोई बड़ा आदमी हो गया तो उसको सामान्य नागरिक से अलग हक मिल जाता है क्या? अरे मोदी ने लाल बत्ती इसलिए हटाई है कि जरा जमीन पे आ जाओ। कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने भी कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनके मंत्रिपरिषद ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजकल आपको याद होगा, मैं जब गुजरात में था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी और मामूली पुलिस वालों ने मुझे
समन किया। 9 घंटे तक पुलिस मेरा ग्रिलिंग करती रही, मुझे सवाल पूछती रही। मैं मुख्यमंत्री हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का नागरिक हूं, मुझे कानून का पालन करना चाहिए। और मैं मामूली पुलिस वालों के सामने बैठ करके हर सवाल का जवाब दे रहा था। अगर कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो डरने की जरूरत क्या है? भाइयों बहनों, जब ये इनकम टैक्स के ऑफिसर गए तो ये लोग उनके खिलाफ धमकी देने और खुद मोर्चा निकाल दिया। मुझे बताइए, अगर चोरी नहीं की है तो ये दौड़ धूप करने की जरूरत क्या है भाई? और मेरे देशवासियों, मैं ये 2014 में आपको प्रॉमिस करके आया हूं, मैं चौकीदार के नाते काम करता रहूंगा। और जिसने देश को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। और आज भी जो लूटने की हिम्मत करते हैं उनको भी हिसाब लेकर रहूंगा मैं। हमें और आपको मिलकर कर्नाटका को इसी स्थिति से निकालना ही होगा। यहां से जितने ज्यादा बीजेपी सांसद चुने जाएंगे, उतना ही यहां की ये महामिलावटी सरकार, उसको जरा लाइन पर आना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना यहां कर्नाटका ठीक चले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लूट चोरी बंद हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसके लिए आपने मुझे मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी ताकत बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? मेरी ताकत बढ़ाने के लिए कर्नाटका के एमपी की ताकत बीजेपी को बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। आपके बेंगलुरु के बाहर जहां जहां रिश्तेदार हो, परिचित हो, उनको भी बता दीजिए। फिर एक बार साथियों, बेंगलुरु के हर बीजेपी कार्यकर्ता, हर युवा साथी, हर प्रोफेशनल, हर किसान से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। गर्मी कितनी ही क्यों न हो, वोट डालना चाहिए। और हमारे इन साथियों को जो भी वोट पड़ेगा, आप कमल के निशान पर जो भी वोट डालोगे, वो सीधा चौकीदार को मिलेगा, मोदी के खाते में जाएगा। आप चौकीदार से खुश हैं? चौकीदार सही रास्ते पर है? चौकीदार दिन रात आपके लिए काम कर रहा है? चौकीदार पर आपका कोई आरोप है? चौकीदार ईमानदारी से देश के लिए लगा है? तो मेरे साथ बोलिए, मैं भी नन्ना जोते यल्ली हेड़ी। बोलिए चौकीदार, सब बोलिए चौकीदार। नगरा नगरा यल्लावो, मक्कड़ मक्कड़ यल्लारो, हरियरू कुड़ा, ताई अक्का तंगी यल्लारो, मने मने यल्ली, अलुआ भूमियल्लू, पार्क नल्लू, देस्ता ओलगड़े, देस्ता गड़ियल्लू, डॉक्टर इंजीनियर कुड़ा, शिक्षक प्रोफेसर कुड़ा, राइटर जर्नलिस्ट कुड़ा, कलेगारनो कुड़ा, रेता कर्मिका कुड़ा, व्यापारी कुड़ा, वकीलरू कुड़ा, विद्यार्थी कुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಮೋದಿ 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 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಗಿ, ಮೋದಿ ಮೋದಿ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ